तो हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके सबसे अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। और आप लोगों को शायद स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में भी सारी जानकारियाँ तो पता ही होंगी। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, आपके सामने कुछ मैं आपका सिलेबस डिस्कस करूँगा कि एनडीए 2025 का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि बेटा, जो आपका फिजिक्स का पोर्शन होता है वो एनडीए में दो पेपर्स होते हैं, दो स्टेप्स पे पेपर आपके कराए जाते हैं। एक एनडीए फर्स्ट होता है, मतलब एक फर्स्ट पेपर होता है और आपका एक सेकंड पेपर होता है। तो सेकंड पेपर जो आपका होता है वो जीएटी होता है ना, जर्नल एबिलिटी टेस्ट का वो एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके कई सारे टॉपिक्स का मिक्स करके एक पेपर बनाया जाता है। उसी में से एक पोर्शन आपका फिजिक्स का भी आता है। ठीक है, जिससे एटलीस्ट 22 to 25 मतलब एवरेज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनडीए 1 2025 के लिए हम लोगों ने बैच अपना लॉन्च किया है। ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स तो आपको पता ही हैं आई थिंक। और आपका ये 2024 का जो एनडीए 2 था वो तो निकल गया, है ना। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट गया, कुछ बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर इस बार इन हैं हम। ठीक है, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अटैम्प्ट दिए बट नहीं हुआ, लेकिन इस बार सर हो गया। तो पहली बात तो उनके लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी आगे की लाइफ के लिए, आपकी आगे की जर्नी के लिए, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। बट बचे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाया है, बट उनके पास अटेम्प्ट्स हैं, उनके पास एक बार और मेहनत करने का जो है समय है, एक बार और अपनी ताकत दिखाने का समय है, एक बार और पढ़ने का समय है। ठीक है। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट हुआ होगा और वो सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, तो बच्चा उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, सक्सेस वाला एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, और उस पर प्रॉपर क्लासेस आपके लिए 16 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएंगी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक टू टॉपिक वाइज। और आपको प्रिपेयर किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे फॉर एनडीए 1 2025। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी आज ओरिएंटेशन क्लास है, तो इसमें आपसे वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, वो चीज़ें मैं आपको आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रियलिटी होती है, क्या कितना समझते हैं ना, कितना मायाजाल इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फैला हुआ है, कितने लोग आपके सामने, कौन कौन से लोग आपके सामने आपके ओपोनेंट हैं, किनको आपको बीट करना है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। असल में ये सब डिस्कस करना, ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके डायरेक्ट आपको मैं अगर कुछ चीज़ें पढ़ाने लग जाऊं, कुछ चीज़ें बताने लग जाऊं, तो ये एक आपको एक सही रास्ता देना नहीं होता है। पहले आप समझिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कौन आपके सामने है, किससे आप जो है लड़ने जा रहे हैं। समझे। तो ध्यान से कुछ चीज़ों को समझिएगा। तो आज इसमें क्या है कि हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, जैसा कि आपको पता है एनडीए 2 बार अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, 1 ईयर में, 1 ईयर में वो 2 बार अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, 2 बार। जिसका आपका 2024 के जितने भी आपके अटैम्प्ट थे वो जा चुके हैं, है ना। जो लोग बच्चे जो अपीयर हुए थे 2024 में वो दोनों बार एग्जाम्स दे चुके हैं। अब बारी है 2025 की और एनडीए फर्स्ट की, जिस मतलब जो आने वाला है। ठीक है। तो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपनी इसी 16 सितंबर से लेकर, और आप जानते हैं कि आपका जो अगला एग्जाम होने वाला है वो 13 अप्रैल 2024 के आसपास ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को आपका पूरा सिलेबस खत्म कराना है, रिवीजन करवाना है, मॉक टेस्ट लगवाने हैं। ठीक है। और बहुत सारे आप लोगों तक जो है पीडीएफ पहुंचानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत सेलेक्टिव और जो बहुत ही
प्रीसियस आपके लिए होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होंगे, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचानी है। तो स्ट्रैटेजी बेटा मैंने कहा था कि नहीं, पहले आपको अपना दुश्मन पहचानना है, पहले आपने अपने दुश्मन को रिकॉग्नाइज करिए कि वो है कौन। ठीक है, दुश्मन कह लीजिए, या आप अपना जुनून कह लीजिए, या आप अपना प्यार कह लीजिए, अपनी मोहब्बत कह लीजिए, जो भी है, जिस तरीके से भी आप सामने वाले को फेस करना चाहते हो, ठीक है, उस तरीके से फेस करो। मकसद क्या है कि हाँ इसको निकालना है, इसको इस 2025 में फोड़ना है। पहले अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट मान के चले। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स पड़े तो इस अटेम्प्ट में लापरवाही कर दें, ऐसा नहीं करना है। इसी अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मानकर सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है, और हमारे साथ सक्सेस वाला के साथ आपको डे टू डे सारी चीजें मेंटेन करनी है। सबसे पहली चीज जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, लगातार जो है उनको, लगातार, ठीक है, लगातार पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। आपको लगातार कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है। क्या बनाए रखनी है? कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है। बिना कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने का, बनाए मतलब अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी रहेगी तो फिर जो है समझ लीजिए काम नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? कॉन्टिन्यूटी आपको बना के रखनी पड़ेगी। कैसे सर कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? अक्सर बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, चलो एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाए, और उन्होंने एक क्लास देखी, अरे सर तो अभी यहाँ पर जो है यही स्टार्टिंग पढ़ा रहे हैं, सर तो अभी यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं, है ना, सर तो यूनिट ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, चलो इसको अभी छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए, पहले हम अपना जो प्रीवियस हमारा है या हमारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमको तो सब आता है, हमको तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, हम उनका रिवीजन करते हैं, चलिए हम अभी किसी यूट्यूब से जाके वीडियोस पड़ी हुई हैं वो देख लेंगे। पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जब जब भी आप क्लास लेने बैठ रहे हैं आप ये मत सोचिए कि आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, या हम अपना पुराना रिवीजन करें जाके, या कुछ और, कुछ मत सोचिए। आप अपने दिमाग में ये लेके बैठे कि हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, राइट? समझे? इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि आज नहीं पढ़ी, आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, तो चलो दूसरे दिन बैठ के हमने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और उनको लगने लगा कि अरे मुझे तो आता है, मैं तो अभी एंडेड 2025 में मेरा स्कोर आ रहा था, मतलब 310 के अबव आ रहा था, तो मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब र्यूमर्स अपने दिमाग में हटाएं। ठीक है, मेरे साथ पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे हमारे साथ पढ़ते वक्त कि कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर अ, ये पढ़ा दीजिए, कि या सर ये पढ़ा दीजिए, सर एयरफोर्स का भी पढ़ा दीजिए, सर इसमें सीडीएस के भी क्वेश्चंस डाल दीजिए, सर इसमें जो है फिजिक्स के, सर आईआईटी के भी क्वेश्चन डाल दीजिए। नहीं, हम लोग सिर्फ डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई नो वेरी वेल कि मुझे किस लेवल का आपको कंटेंट देना है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा एप्लीकेशन पे जैसे ही हमारा आएगा, जो भी प्लेट पे हमारी पेड क्लासेस लेगा, तो वो बच्चा इसमें फालतू के कमेंट्स नहीं करेंगे। मन लगा के एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ हम लोग बैठेंगे। 16 सितंबर से लेकर आपका 13 अप्रैल 2025 तक मैं आपका पूरा कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस करवा दूंगा, और पीडीएफ फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपको मेरे हाथ से बनाए हुए क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने वाले हो सकते हैं, या जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, या जो आएंगे, जो एक्सपेक्टेड होती हैं चीज़ें, वो सारी आप तक पहुंचाएंगे। मतलब आपको बिल्कुल भी इधर या उधर भटकने की जरूरत नहीं है ना। कुछ आपके दोस्त होते हैं, अरे भाई तेरे को क्या चाहिए, अभी दे दूं, टेलीग्राम की लिंक दे दूं, देख मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स के पड़े हुए हैं, है ना। ये सब आप उन लोगों से दूरी, मैंने लिखा ना अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड मतलब डिस्ट्रैक्शंस, तो आपको उन कैंडिडेट से दूर रहना है जो आपको मतलब आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या आपको आपके रास्ते से अलग लेके जा रहे हैं। और वो वही बंदा होगा, वो आपका वही दोस्त होगा जो जानता होगा, ही नोज वेरी वेल कि आप चीजें निकाल सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो फिर वो आपको पीछे खींचेगा। यही कह रहा हूं कि आप समझिए कि आपको एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त आपको यही नहीं कि आपको बुक के साथ टैकल करना है, आपको जितने भी आपके आसपास के रूमर्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सबको दूर रखना है। एंड दिस वन इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि आपके ऐसे फ्रेंड्स ले भाई मेरे पास टेलीग्राम है, ये देख, उसने 50 लिंक आपको दिखा दी, ये देखो ये देखो देखो तो सारी, अरे आपके दिमाग को यार ये तो फ्री पढ़े ले रहा है यार, ये तो बहुत अच्छी तरीके, नहीं, उसके पास ऐसे 10 टीचर्स के 10-10 मटेरियल पड़े होंगे, लेकिन उसने कंप्लीट एक भी नहीं किया होगा। समझे? जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं है,
जो बादल शांत रहते हैं, जो शांत पानी लेके आते हैं, वही पूरी बाढ़ और पानी लाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आपको वो सब चीजें अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने बिल्कुल समझ लिए जहन में उतार लेना है। एक एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ आपसे आपके बुक्स की, सिलेबस की डिमांड नहीं करता है। एक एग्जाम की प्रिपरेशन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। ठीक है? आपको प्लानिंग करने की पावर मिलती है, आपको सेलेक्टिव पढ़ने की पावर मिलती है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपने अपनी लाइफ में सोची नहीं होंगी। वो एक एग्जाम आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता है। ठीक है? आपको प्रेशर झेलने की जो है कैपेबिलिटी आ जाती है कि आपको उतने टाइम में उतनी चीजें करनी है। हालांकि ये सब आप लोग चीजें जानते हैं, बट है ना वो चीजें। हाउ टू प्रिपेयर, तो मैंने कहा क्या बताया, स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है कि हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, टाइम से सिलेबस खत्म करेंगे, एकदम फोकस्ड होकर सिलेबस खत्म करेंगे, और डीपीपी, मेंटीज और जितने भी हमारे पास मॉक टेस्ट वगैरह जो एप्लीकेशन में मिलेंगे एकदम से उनको जो है खत्म करेंगे। राइट? प्रिपेयर कैसे करनी है चीजें, तो प्रिपेयर सबसे पहला तो आपको चीज है कि आप, ठीक है, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, मैं वो नहीं हूं कि हाँ सारे लोग जो है आ जाओ, ऐसे नहीं। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, एज अ टीचर मैं कह रहा हूं, आप जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट वहां पर लगन से, मन से, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है आपको। ठीक है? तो इस चैनल से कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहली चीज तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है? सक्सेस वाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन से आपकी पेड बैच एनडीए 1 2024 जो कि आपकी चल रही है, कौन सी, आयोटा बैच का नाम क्या है, आयोटा 2। ठीक है? ये रीस्टार्ट की जा रही है, ये पिछले 2024 में भी हमारी चल रही थी, अब इसको हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं एनडीए 1 2025 के लिए। ठीक है? तो बैच का नाम होगा आपका आयोटा 2.0, रीस्टार्ट करनी है, और बैच का जो प्राइस आपको दिया गया है एक्सपेक्टेड आप सोच नहीं सकते, वो 6,099 सॉरी। ठीक है? बैच का प्राइस रहने वाला है। तो सबसे पहले आज एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है? वहां से आप कोर्स परचेज करेंगे, और उस कोर्स को कंसिस्टेंसी के साथ, पेपर पेन के साथ बैठ के आपको पूरा कंप्लीट करना है। सारी चीजें एकदम से मेंटेन, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है? एक मतलब आप एक ऐसा एक वेपन तैयार कर लें, पेन और कॉपी से एक ऐसे नोट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपन तैयार कर लें, ताकि एग्जाम के टाइम में आप वो वेपन का यूज करके आप टारगेट को हिट कर सके, टारगेट को क्रॉस कर सकें। राइट है? इज दैट क्लियर? सही बोल रहा हूं? जी सर। प्रिपेयर कैसे करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन पे जाना है, कोर्स को परचेज करना है, और वहां पर आपको टीचर वाइज सारे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, जिस जिस और जो टीचर्स आपको जिस जिस टाइम पे पढ़ा रहा है वो टीचर आपको उस टीचर्स की वीडियो आपको देखनी। ठीक है? और हाँ, कोशिश करें कि लाइव क्लासेस देखने की कोशिश करें। कौन सी? जो उस पर लाइव चल रही है सर, लाइव क्लासेस देखने की कोशिश करें। कुछ बच्चा ये होता है कि हाँ आए, उसने वीडियो देखी, अच्छा ठीक है ऋतिक सर की वीडियो चल रही है फिजिक्स की, अरे ऋतिक सर तो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ा हुआ, चलो किसी दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं, जब किसी और टॉपिक को पढ़ाएंगे, जब या ये वीओडी हो जाएगी तो हम देख लेंगे, 2x स्पीड पे देख लेंगे। ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है? क्योंकि जब आप 2x स्पीड में देखते हो तो चीज़ें आप स्किप कर देते हो। तो जो बच्चा नॉर्मल स्पीड पे देख रहा है, कंसिस्टेंसी से देख रहा है, और जो आप 2x स्पीड पे देख रहे हो, आप बहुत पहले से उस चीज़ को पढ़ रखे हो, वो आपसे ज़्यादा बेटर कर पाएगा, आप कम बेटर कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है। किसी भी टीचर्स की वीडियो देखें, वीओडी भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ बेटा नॉर्मल स्पीड पे देखें, चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, क्योंकि उस टीचर उस पॉइंट में ऐसा बता देगा आपको, उतनी स्पीड में आप सुन नहीं पाओगे। बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं 2x स्पीड में, तो वो आपको नहीं करना है। कोशिश करें, कोशिश क्या करें, करना ही है, कोशिश करें कि लाइव क्लासेस देखें। क्या करना है? कोशिश आप करें। ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट है बेटा, ये सब स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। दूसरा क्या करें, कोशिश करें, कोशिश करें कि लाइव क्लास देखें। क्या देखें? लाइव क्लासेस ही देखें, लाइव क्लासेस देखें। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपको लाइव क्लासेस को वॉच करना है। ठीक है? जब आप लाइव क्लासेस को देखेंगे तभी जो है आपका काम चलेगा। ठीक? तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला काम, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, सक्सेस वाला के साथ जुड़ना पड़ेगा, बैच को जो है आपको परचेज करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारा बैच जो है, हमारी क्लासेस जो है बैच पे 16 सितंबर से रेगुलरली स्टार्ट हो रही है। काफ़ी बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया है,
काफ़ी बच्चों ने जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच भी परचेज कर रखा है। ठीक, तो जल्दी से जल्दी जितने लोग भी हैं इस बैच को परचेज करेंगे, और कोशिश करें कि आप लोग लाइव क्लासेस ही देखें, बहुत ज़्यादा जो है वीओडी के चक्कर में माना पड़े। वीओडी आप 2x स्पीड पे देखते हो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और बाकी कंटेंट क्या रहने वाला है वो हम लोग आपको बता देंगे, बुक लिस्ट क्या रहने वाली है वो भी हम लोग आपको जो है बता देंगे। हालांकि आपको इन सब चीज़ों पे जाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ना। हम लोग पहले ही इस एप्लीकेशन पे उतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको बुक लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आपके खुद आपके लिए ही ये सारी बुक लिस्ट जो है तैयार कर रहे हैं, सारी अलग अलग कंटेंट से, सारे अलग अलग बढ़िया बढ़िया किताबों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला के हम लोग आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, राइट। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। सर टाइम को कैसे मैनेज करें, तो टाइम देखो सबसे अच्छा ये तो कोई आपको बता ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि हाउ टू मैनेज टाइम, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता होता है कि सर हम समय को कैसे व्यवस्थित करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक पॉइंट देना चाहूंगा कि मान लो बेटा कि आप रोज 2 घंटे पढ़ते हो, बहुत नहीं पढ़ पा रहे हो, रोज अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो एक हफ्ते में आप 14 घंटे पढ़ लेते हैं। कितने घंटे? 14 घंटे। और कोई बच्चा रोज एक एक घंटे पढ़ रहा है, लेकिन रोज नहीं पढ़ रहा। उसने 1 घंटे आज पढ़ा, अगले दिन उसने 3 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन उसने 4 घंटे पढ़ लिया, ऐसे करते करते और किसी बाकी बचे 3 दिन उसने पढ़ाई नहीं की। तो उसने कितने दिन पढ़ाई की? 4 3 7 8 ही घंटे वो पढ़ पाया। हफ्ता उसको भी 7 लगा, हफ्ता मतलब हफ्ता उसको भी 1 लगा। तुम्हारा भी एक ही हफ्ता गया, लेकिन तुमने एक हफ्ते में 14 घंटे पढ़ाई कर ली। बट वो एक हफ्ते में ब्रेक करते करते कि सर आज नानी के यहाँ जाना है, कल चाचा के यहाँ जाना है, ऐसा करते करते वो सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ाई कर पाया। तो आपको ये टाइम का मैनेजमेंट सीखना है कि अगर आप बाहर भी खेलने भी जा रहे हैं तो उसका आपके कॉपी में या उसका आपके एक पेपर पे टाइम हो कि हाँ प्ले लिखा हो ऐसे, और प्लेइंग का टाइम आगे हो कितना, कि सर हमको इतने बजे से इतने बजे तक 1 घंटे का समय है कि वो हमको खेलने में देना है। उसके बीच में नो पढ़ाई, नो खाना, नो सोना, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ खेलना है वो 1 घंटे। ठीक है। जब ऐसे आप खुद कर लेंगे कि खेलने को आपने 1 घंटा समय निकाल दिया, फ्रेंड से मिलने का या ऐसा कुछ करने आपको 1 घंटा समय निकाल दिया, आप उनको अवॉइड मतलब उनको हटाते जाओ 1 1 घंटा। फिर आप खुद ही देखोगे कि अरे यार मेरे पास पढ़ाई के लिए अभी भी 6 से 7 घंटे बच रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ इन 6 से 7 घंटों में। समझ में आ रहा है? और फिर इन 6 से 7 घंटों को आप सब्जेक्ट में डिवाइड कर दीजिए कि मुझे मैथ्स 2 घंटे पढ़नी है, 5 घंटे बचे। 2 घंटे मेरे को जो है इंग्लिश पढ़नी है, कितने घंटे बचे? 3 घंटे बचे। उन 3 घंटों में मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी या जीएटी का जितना भी आपका पोर्शन है वो खत्म कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने कहा कि चलो मान लो आपने पूरे दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में मैं कह रहा हूं चलो आपने कितने घंटे बचा लिए, उन 24 घंटों में आपने, मैं मान के चल रहा हूं कि चलो आप कम से कम 7 घंटे बचा पाए। कितने घंटे? 7 आवर्स बचा पा रहे हैं। तो फिर इन 7 आवर्स को आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दें। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दें कि हमको मैथ, अब देखिए मैं आपको ओरल आइडिया दे रहा हूं, क्या कैसा किस बच्चे का सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, उस हिसाब से वो टाइम का मैनेजमेंट करे। बताया ना कि ये समय का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट से अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। इवन कोई टीचर तक ये चीज नहीं बता सकता कि हाँ बच्चा आप ये मैंने टाइम टेबल आपके लिए बना दिया, इसको फॉलो कर लो। नहीं, कभी मत फॉलो करो बेटा, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। हाँ, बनाना कैसे है वो हम टीचर्स बता सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो आपने 24 घंटे में सिर्फ 7 के 7 घंटे बचा, तो उन 7 घंटों को आप सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दो। किसमें डिवाइड कर दो बेटा? उन सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दो कि सर मैथ्स को मेरे को कम आती है, तो मैथ्स को मैंने 2 घंटे दे दिए, और मेरे को हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इको, और भी जो भी चीजें थोड़ी बहुत हैं वो, ठीक है, उनको मैंने मान लो सर सब इन सब सब्जेक्ट्स को 2 घंटे दे दिया। क्यों सर 2 घंटे? इतने सब्जेक्ट्स को 2 घंटे? बेटा आप ये भी तो देखो कि किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये भी तो ध्यान रखना है।
तो उस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। तो मान लो आपने सारे सब्जेक्ट्स को 2 घंटे दे दिए, तो 2 2 4 घंटे यहाँ हो गए। बस सर फिजिक्स ज्यादा कमजोर है तो भाई ये फिजिक्स को हमने 1.5 घंटे दे दिए, 1 आवर्स दे दिया मैंने फिजिक्स को। बाकी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप अगर मेरे से फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ये 1.5 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको। आप उठाओगे और आप उसको लगभग 40 मिनट के अंदर आप कहोगे कि सर ये तो पढ़ा ही हुआ है, सर ने सब पढ़ाया ही हुआ है, ये तो नोट्स है ही है। ठीक है, बस रिवाइज करना है आपको उसको। बाकी ऐसे ही आप जो है केमिस्ट्री को समय दे दीजिए, ऐसे आप बायोलॉजी को समय दे दीजिए, है ना। ऐसे करके आप क्या करिए, ऐसे करके आप समय का डिवीजन कर लीजिए कि किस तरीके से आपको समय का मैनेजमेंट करना है। और देखो इन 7 घंटों में अगर ये 7 घंटे आप रोज 16 सितंबर से 16 सितंबर 2024 से अगर आप मेरे साथ 13 अप्रैल 2025 तक लगे रहे, तो मैं इस चीज की गारंटी आपको दे सकता हूं, इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि नेक्स्ट ईयर या जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है आप उसमें वर्दी लेके आएंगे। ठीक है, आप उसमें वर्दी लेके आएंगे, स्टार लेके आएंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को बताई हैं चीजें, हम लोगों ने ऑफलाइन सिलेक्शंस दिए हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और हमेशा टारगेट से 10 15 नंबर आगे ही बढ़ के जाना है आपको। ये नहीं कि सर चार अगर 400 हमारा मान लो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 400 गई है तो हम सर 396 396 या सर 400 बिल्कुल 400 ही मान के चल रहे हैं, 400 से एक ज्यादा नंबर नहीं ला सकते, नहीं ऐसा मत करिए। ठीक है, चलिए यहां पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत फर्दर एग्जाम्स, जिस भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्दर एग्जाम्स जो आपके होंगे, एसएससी का एग्जाम है, तो इन सब में आप इतना मार्जिन लेके चलिए कि 10 15 नंबर एक्स्ट्रा ही आपके आए तो ज़्यादा बेटर है कि आपको, ताकि आपको होम टाउन में आपकी जॉब लग सके, आपको होम टाउन में जो है मिल सके। क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों के एम्पायर में जाने से अच्छा है कि अपने ही एम्पायर का राजा बनना। एक बड़े से एम्पायर में जाके एक छोटे मोटे सेनापति बन जाने से अच्छा है कि आप अपने ही क्षेत्र के राजा बने रहे, वो ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, है ना। तो किसी और जगह पे जाके किसी और जगह का जो है बढ़िया आप सब इंस्पेक्टर या कुछ बन जाते हैं, तो आप वो अपनी जगह में अपनी लोकल होम टाउन में आप कांस्टेबल हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ आप नोटिस करें। ठीक है, तो टारगेट से हमेशा 10 से 15 नंबर आप आगे ही जंप करने की कोशिश करें, राइट। अच्छा, तो ये टाइम का मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद क्या चीज़ें हो जाती हैं, फिर हमने कहा कि सर मैनेज को टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, स्ट्रेटजी मैंने बता दी कि 16 सितंबर से लेकर आपको 13 अप्रैल 2025 तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, पीडीएफ दे दी जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रिपेयर कैसे करना है, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको लगातार पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ठीक है, रोज आपको अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपको 14 घंटे मैनेज करने हैं। अगर आपने एक दिन में 7 घंटे भी बचा लिए तो उसका चीज़ें मैंने बता दी। और फिर कोशिश करें कि लाइव क्लासेस ही देखें, हमारे साथ रहें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, पीडीएफ मिलेंगी, सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। टाइम का मैनेजमेंट सर कैसे होगा, टाइम का मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है सर, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन कितने टाइप की हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले ये हो सकती है कि सर ये तो सब पढ़ा हुआ है, सबसे सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन यही होती है कि ये तो पढ़ा हुआ है सब, ये क्या पढ़ें इसमें, और बच्चा छोड़ देता है कि जब एग्जाम आएगा तब एक दिन उठा के देख लेंगे, 2 दिन उठा के देख लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। ये मत करिए, क्योंकि आप ये भी ध्यान रख लीजिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपकी सबसे बड़ी मोहब्बत या जो भी है वो यूपीएससी है। ठीक है, वो क्या कर दे कुछ नहीं पता, तो आप उससे 2 कदम आगे रहिए कि वो जो कर सकती है वो हम करके बैठे हैं और हम इसको फोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि जो आपको र्यूमर्स फैला रहे हैं कि देखो टेलीग्राम पर जो है देखो हमने 50 लोगों के लिंक निकाल लिए, 50 लोगों के हमने जो है मॉक टेस्ट लगा लिए, और पूरे लेक्चर कोई देखा नहीं और उठा के सीधे डीपीपी ले आए, उठा के उसने क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिया, अरे हमको तो आ रहा है, सब कुछ आता है अब तो, अब क्या करें, चलो छोड़ो, हमारा आज इस बार सिलेक्शन पक्का है। ये अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालिए, कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालिए, और जिन चीजों में आप अनकंफर्टेबल हैं उनमें जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, समझ रहे हैं। जो चीज आपको नहीं आ रही है, जिस चीज में आप बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर आपने मेहनत करके
उस चीज पर समय देके अगर उस अनकंफर्टेबल जोन को आपने अपने कंफर्ट जोन में कन्वर्ट कर लिया कि हाँ अब हम इस चीज को एकदम से कंफर्ट जोन में ले आए, उस दिन कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सेवरल एग्जाम्स आपके हैं, आपको उन एग्जाम्स को क्रैक करने से कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं रोक सकती। वो डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तीसरी डिस्ट्रैक्शन ये है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, इतने एक साल में नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये है वो, इन सब चीज़ों को मत देखिए। एक टारगेट सेट कर लीजिए और उस टारगेट पर आप बैठ जाइए और उसको तैयार करना शुरू करिए। फिर देखिए आप यकीन नहीं होगा आपको कि आपने सिलेक्शन ले लिया। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। जब आप इन सब चीजों से लड़ पाओगे तब आप समझ पाओगे समाज क्या कह रहा है, अरे तुम्हारा बेटा इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, हुआ नहीं, अरे उन सब पर मत ध्यान दो, उनको तो चाहिए, उनको तो पॉइंट चाहिए, है ना, कि इनको इन पे हंसने को मिले। जब 4-5 दिन बाद वो बात पुरानी हो जाएगी तो कुछ कोई दूसरा ले आएंगे, कोई दूसरा टॉपिक ले आएंगे, उस पर बातें करेंगे। तो समाज को इतना ज़्यादा आप जो है भाव मत दीजिए। आप तैयारी अपनी बहुत खामोश रखिए, बहुत खामोश तैयारी रखिए, ठीक है, ताकि जब आप मंजिल तक पहुंचे तो अलग ही बात हो, फिर आप उन लोगों से बात कर सके, तब आपको उन लोगों की हंसी तक सुनाई ना दे कि वो आप पर हंस भी रहे थे कभी। चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत ज़्यादा मैंने आपको आई थिंक मोटिवेट कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम अपने मेन चीज़ पे चलते हैं कि क्या आपके NDA 1 2025 का सिलेबस रहने वाला है फिजिक्स का। बाकी पर्टिकुलर टीचर्स आपके लिए जो है आपके ओरिएंटेशन क्लासेस डालते रहेंगे और आपको सब्जेक्ट्स बताते रहेंगे, राइट। चलिए हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। तो हमारा सिलेबस आपको जैसे पता है कि आपके कुछ 13 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एनडीए में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सर, यूनिट एंड मेजरमेंट पूछा जाता है, एंड मोशन, एनएलएम ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पूछा जाता है। इससे इस बार सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ये किसका पोर्शन होता है सर? ये सर काइनेमैटिक्स का पोर्शन होता है। एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर ये काइनेमैटिक्स का पार्ट है। इससे बहुत इस बार मतलब देखे आपने पेपर, शायद अगर आपने उठा के देखा है तो हमको तो लग रहा है इसी के सवाल जो है ज्यादा पूछे गए। बहुत सवाल भरे थे इसके, मतलब वही कह रहा हूँ ना, यूपीएससी इस बार देखो, यूपीएससी ग्रेविटेशन को लेके बहुत वो रही, जबकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो क्या यूपीएससी कर दे, क्या आप बहुत ज्यादा पढ़ के जा रहे हो वो को बिल्कुल ही ना आया, जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्या पता उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो जाएं, वो बहुत चीज़ है। और मैंने अपनी आपको फ्री क्लासेस में बताया जो यूट्यूब पे हमारी पढ़ी है, मैंने कहा था कि काइनेमैटिक्स से क्वेश्चंस भरपूर आने वाले हैं इस ईयर में। NDA 2 में 2024 में भी बताया, 1 में भी बताया कि आपके काइनेमैटिक्स के आने ही आने। ठीक है, तो जो बच्चा ऑफलाइन जुड़ा रहा, जिन बच्चों ने अमल किया, उन बच्चों का आज अच्छा स्कोर है। वर्क एनर्जी एंड पावर भी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन। बेटा एक चीज याद रख लो, कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही है, जैसे एनएलएम हो गया, मतलब काइनेमैटिक्स हो गई आपकी, ग्रेविटेशन हो गया आपका, मॉडर्न फिजिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कभी ना आए चाहे कुछ भी है, क्योंकि पता नहीं कब पूछ ले। तो ग्रेविटेशन पर आपको जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको स्टार किए दे रहा हूँ, जिन टॉपिक पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि सर हमको सब आता है, तो भैया जो आता है, लेकिन फिर भी हमारे कहने पर जिन पॉइंट्स पर मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ठीक, एक ये टॉपिक हो गया, एक आपका ग्रेविटेशन हो गया, और आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके हो गए। वेव ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से पूछते हैं, लेकिन इस बार देखो, इस बार सिर्फ एक सवाल आया, और वो भी इतना हलवा आया कि आप तो मतलब देखते ही उसको सॉल्व कर दें। हम्म सवाल आया था इमेज फॉर्मेशन से। कहाँ से आया था? इमेज फॉर्म, 2 सवाल आए थे मुझे लग रहा है।
एक तो डायोप्टर वाला आया था, एक तो इमेज फॉर्मेशन से सवाल आया था, और एक सवाल आया था एफ इज इक्वल्स टू वो पावर से आया था। एक सवाल आया था पी इज इक्वल्स टू 1/f, जो आपने फॉर्मूला इन सेंटीमीटर वाला पढ़ा है, एक वहां से सवाल आया था। देख रहे हैं ना कितने, कभी और ऑप्टिक्स से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता है, लेकिन इस बार देखो उसने 2 ही सवाल पूछे, वो भी इतने इजी कि आप देखते तुरंत टिक कर देते। ठीक है, मैकेनिज्म पर भी ध्यान देना है, बाकी जो टॉपिक्स है ध्यान सब पे देना है, लेकिन ये जो मैंने आपको बनाई ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको फोकस करना है, और इनको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है, इनके सवाल लगाने हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स आपकी हो गई। मॉडर्न फिजिक्स को सर तो भूल ही गए, नहीं बोला कुछ नहीं हूँ, सब कुछ याद है, बस मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्क एनर्जी पावर भी आप जो है कर सकते हो, लेकिन इस पर हम छोटा स्टार बना रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना ये सारे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब कुछ इसके अंदर भी हमारे सिलेबस हैं कि जैसे क्या क्या किसमें से क्या पूछा जा सकता है, तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट से यूनिट्स पूछ सकता है, ठीक है, मेजरमेंट पूछ सकता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, कहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बताओ क्या होगा, राइट, ये चीज़ें पूछ सकता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं, भैया इसको बहुत चीज़ें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, काइनेमेटिक्स तो आपको बहुत रट के जानी ही है, उसको तो भूलना ही नहीं है। मोशन इन प्लेन हो गया, जिसके अंदर हम लोग मतलब 2D 3D और प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के, और बहुत सारी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है हमारी इक्वेशंस बनती हैं। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा रूबरू करा दूं, जैसे इस ब्लॉक पर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसकी एफबीडी जो फ्री बॉडी डायग्राम वाले, यहाँ पर इसका नॉर्मल होगा, यहाँ पर इसका रिएक्शन फोर्स mg cos थीटा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कि कितना जो है इस पर हम इधर हमारा लग जाएगा mg sin थीटा, है ना, इधर हमारा क्या लग जाएगा, इधर हमारा लग जाएगा mg sin थीटा लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह देंगे कि बताओ इसमें भाई कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसको ऊपर ले जाने के लिए या इसको नीचे ले जाने के लिए, या कोई भी कंडीशन वो आपको बना के दे सकता है। या आपसे वो कह देगा कि बताओ भाई सर ये 2 ब्लॉक आपके रखे हुए हैं, हमने इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लगाया है F न्यूटन का, हमने इधर इधर में हमने क्या किया, इधर हमने F का फोर्स लगाया है, इस ब्लॉक का मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है, तो बताओ इस बॉडी का, ये पूरी की पूरी बॉडी इस एक्सेलरेशन में जा रही, तो बताओ और बताओ कितना भैया F होगा हमारा और कितना हमारा एक्सेलरेशन होगा। इस तरीके के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि सर ये देखिए हमारे पास एक पुली लगी हुई है, इस पुली पर ये मास लटका हुआ है, इस पुली पर एक ये मास लटका हुआ है, ये वाला मास m1 है, ये वाला मास m2 है, m1 m2 से बड़ा है, m1 m2 से बड़ा है, तो सर बताओ कि ये वाला बॉडी इस एक्सेलरेशन में आएगा, तो ये कितना इसका एक्सेलरेशन है और कितना इस बॉडी, कितना इस जो भी आपके धागे बंधे हुए हैं, जो जो थ्रेड बंधी हुई है उसका कितना टेंशन है। इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि वो आपसे, मैं कह रहा हूँ कुछ भी आपको बोले, कुछ किसी भी तरीके का वो आपको सवाल दे दे, आप हर एक सवाल को पढ़ेंगे, है ना, हम लोग हर एक सवाल को पढ़ेंगे, और ये सब हवा में मैं आपको बता दूंगा। आप कहोगे कि सर मतलब क्या ट्रिक बताई आपने, कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और कॉलिजन पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, कुछ इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सेंटर ऑफ मास से कुछ भी नहीं पूछा जाता। मैंने अपनी वीडियोस में 100 बार बताया है कि सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़ के ही मत जाओ, हालांकि हम लोग पढ़ा देंगे, लेकिन आप उसको नोट्स पे बना लो, बस उसको एक ऐसे ही एक एक गो थ्रू हो जाओ, एक बहुत मतलब कहते नहीं कि एक बस फटाक से कॉपी देखो, हाँ सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा देख लिया बस, उसको समय नहीं देना, देख लेना एक बार, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेमेटिक्स से इस बार एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम से सवाल आया था। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सर इनसे दोनों से आ ही नहीं रहा तो हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे, बट ये है कि इसको हम छोटा स्टार बना लें। कितना, इसको हम छोटा स्टार बना लें। सर पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि हमको छोड़ देंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, बट हाँ हम वो टॉपिक्स पहले आपको पढ़ा देंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। बाकी लास्ट में हम वो टॉपिक्स रखेंगे जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो भी इतने छोटे छोटे आते हैं कि आप पढ़ लोगे। बुक उठा के देखोगे तो लगेगा ये तो सब कुछ पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, वो हम लोगों को मालूम है क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम वगैरह से थोड़े बहुत सवाल आते हैं एक एक,
तो वो हम देख लेंगे। फिर क्या है सर, देखो ग्रेविटेशन। ठीक है, इस बार ग्रेविटेशन से एक सवाल आया था कि एक आदमी जो है एक एरोप्लेन से कूद रहा है, एक एरोप्लेन से वो कूदा और वो नीचे गिरा, और नीचे गिरते वक्त उसने पैरासूट ओपन कर लिया। ठीक है, उसने क्या ओपन कर लिया, उसने पैरासूट ओपन कर लिया। तो बताओ उनकी इक्वेशंस क्या हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा ग्राफ बताओ कि पैरासूट का नीचे पहुंचते तक उसका ग्राफ क्या होगा। तो पहले इस तरीके से, जो बच्चा पढ़ा होगा वो बच्चा जानता होगा, इस तरीके का ग्राफ आता है। ये सवाल आया था और ये हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, ये सवाल, ये आपका एनडीए 2024 का सवाल है। आप पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, इसमें सवाल रखा हुआ है कि एक आदमी पैरासूट से कूदा, तो कूदते वक्त और जमीन पर गिरते वक्त उसकी क्या, उन दोनों के बीच में क्या आपकी ग्राफ बनेगी, वो ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये कुछ इस तरीके का उसमें ग्राफ बना हुआ था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कैप्लस लॉ, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार, भले ही इससे क्वेश्चंस नहीं आए हों लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैप्लस लॉ और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिक मॉडुलाई, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स, है ना, और सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और बहुत सारी ऐसी चीजें, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़ेंगे, पीरियोडिक ऑसिलेटरी, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन और रिफ्लेक्शन वेव्स, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसकी फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये यहाँ से आपका 12th का पोर्शन चलने लगेगा पूरा, है ना। ये आप सब लोग 12th में जो इतना भी है वो आप 12th का पोर्शन चलने लगेगा। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है अपने डिस्कस करेंगे। 12th का है पोर्शन और बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक सेल से इस बार भी एक सवाल आया था, है ना, यहाँ से सवाल बहुत अच्छे से पूछ लेता है वो। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। फिर हमारा मॉडर्न फिजिक्स बचता है जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये डुअल नेचर बहुत कम पूछा जाता है। इसमें बस सिर्फ एटम्स, न्यूक्लियाई, मतलब एटम से सवाल बहुत मतलब आ जाते हैं, एटम से आ जाते हैं बाकी, और ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इन सबसे बहुत ज़्यादा सवाल आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका, और बहुत जल्दी हम लोग जो है टाइम टू टाइम, डेली टू डेली इस पर क्लासेस अपलोड करने वाले हैं अपने लिए, आपके लिए। और पढ़ते रहिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो सब मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको नहीं अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, उन सारी चीज़ों पर प्लीज़ जो है आप लोग उनको समझिएगा। ठीक है, और इस बार सक्सेस वाला के साथ हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये आपका, मेरा आपसे वादा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग 16 सितंबर से प्रॉपर एप्लीकेशन पे, प्रॉपर क्लासेस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहिए, अपना माइंड मेकअप करते रहिए कि आपको किस फील्ड में किधर जाना है। ठीक है, मैं ऋतिक मिश्रा आपसे भी विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे मैं 16 सितंबर को अपनी इसी एप्लीकेशन सक्सेस वाला पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।